आ रही है। वालेकुम सलाम। जल्दी से बैटिंग दे दो, वो हम शुरू से कर लेते हैं आज। सिमुल्सन वाला। सिमुल्सन, मल्टीप्लायर, अच्छा। एक्सीलरेटर, इंटरेक्शन प्रिंसिपल, इन मॉडल, सॉरी। ये नेशनल इनकम मॉडल है जिसमें इन्वेस्टमेंट का एक पैटर्न दिया हुआ है। उसके अकॉर्डिंग उसकी वैल्यूज पुट करके हमने नेशनल इनकम की वैल्यू पुट करनी है, यानी कि वाई की इक्वेशन निकालनी है। और वो इक्वेशन निकल आए तो उसको फिर हमने सेकंड ऑर्डर वो डिफरेंस इक्वेशन में कन्वर्ट कर देना है। तो वो इक्वेशंस कौन कौन सी गिवन है? वाई टी इक्वल सी प्लस आई प्लस जी। थ्री सेक्टर इकोनॉमी है और इसे इक्वेशन वन बोलेंगे हम। सी किसके इक्वल है जी? ये गैमा इंटू प्रीवियस पीरियड की नेशनल इनकम। ये गैमा मल्टीप्लायर है, ये साथ मल्टीप्लायर होता है। जिस तरह सी इक्वल टू ए ओके। प्लस स्मॉल सी बाई ये होता है ना। तो ए वाला सेगमेंट इसमें नहीं है, ये एमपीसी है। यहाँ पे एमपीसी इक्वल टू गैमा दिया हुआ है, तो वाई की जगह पे वाई टी माइनस वन है, प्रीवियस ईयर की इनकम। जिस तरह कोवेब प्रीवियस ईयर की प्रीवियस पीरियड की प्राइस पे डिपेंड करता है, इसी तरह ये सिमुल्सन एक्सीलरेटर मॉडल प्रीवियस पीरियड की इनकम पे डिपेंड करती है इसकी कंजम्पशन। इन्वेस्टमेंट वो क्या है जी? अल्फा इंटू करंट पीरियड की कंजम्पशन माइनस प्रीवियस पीरियड की कंजम्पशन। यहाँ पे वो बता देता है कि गैमा क्या है, एमपीसी है, अल्फा क्या है, एक्सीलरेटर कोफिशिएंट है, एक्सीलरेटर कोफिशिएंट। और इफ, यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट। ये चीजें आपको सारी गिवन होंगी। आपने कहना है जी सी टी इक्वल गैमा वाई टी माइनस वन है, तो कॉमन सी बात है सी टी माइनस वन ये किसके इक्वल होगा? वाई टी माइनस टू के इक्वल होगा। ठीक है। ओके सर। इसे आपने इन्वेस्टमेंट की इक्वेशन में पुट कर देना है और इन्वेस्टमेंट बन जाएगी। इन्वेस्टमेंट बिकम्स सर ये -2 है ना? माइनस टू है, बाई। आई टी इक्वल एल्फा इंटू गैमा वाई टी माइनस वन माइनस गैमा वाई टी माइनस टू। तो सी टी की जगह पे गैमा वाई टी माइनस वन इसी के इक्वल है ना सी टी। जी। और सी टी माइनस वन उसकी जगह पे गैमा टी माइनस टू इसके इक्वल है। ये पुट कर दिया हमने तो यही बनी। जी सर। इन्वेस्टमेंट को अब कर देंगे मल्टीप्लाई, सॉरी, अल्फा को कर देंगे मल्टीप्लाई। आई टी इक्वल अल्फा गैमा इंटू वाई टी माइनस वन माइनस वाई टी माइनस टू। ये क्या किया बोला? गैमा कॉमन आ गया बाहर। ठीक है। ओके। तो ये जो आई जी की सर। आपके पास इक्वेशन, आई की ये इक्वेशन है, सी की ये इक्वेशन है और जी वैसे गिवन है। इनकी वैल्यूज आप इक्वेशन वन में पुट कर दें। पुटिंग वैल्यूज ऑफ सी आई एंड जी इन इक्वेशन वन। सी एंड आई कर लें क्योंकि जी तो वो ऑटोनमस है। सी एंड आई, इसको जब इक्वेशन वन में हमने पुट किया तो ये बन गया वाई टी इक्वल अल्फा वाई टी माइनस वन प्लस अल्फा गैमा वाई टी माइनस वन माइनस वाई टी माइनस टू प्लस जी नोट। इक्वेशन वन में देखो जरा यही बना। जी सर यही। ठीक है। अब ये आपने क्या करना है, गैमा जो सा ना मल्टीप्लाई अल्फा गैमा, इसे भी मल्टीप्लाई कर दें, इसे भी मल्टीप्लाई कर दें, तो ये बन गया वाई टी इक्वल गैमा वाई टी माइनस वन प्लस अल्फा गैमा वाई टी माइनस वन माइनस अल्फा गैमा वाई टी माइनस टू प्लस जी नोट। अल्फा, एक मिनट, गैमा जोन सा है ना आप ले लें कॉमन, वाई टी माइनस वन और यहां से वाई टी माइनस वन, इन दोनों में गैमा कॉमन ले लें।
तो ये आपके पास बन गया वाई टी इक्वल गैमा वाई टी माइनस वन प्लस एल्फा वाई टी माइनस वन माइनस अगली दोनों टर्म एज इट एल्फा गैमा वाई टी माइनस टू प्लस जी नोट। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? टी माइनस वाई टी माइनस वाई टी माइनस वन, ये कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा गैमा वाई टी माइनस वन कॉमन लिया तो वन प्लस एल्फा वाई टी माइनस वन, ये कॉमन आ गया माइनस ये दोनों टर्म एज इट एल्फा गैमा वाई टी माइनस टू प्लस जी नोट। समझ आ गई यहां तक बात? जी सर। अब ये तो आपकी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम निकल आई, जिस तरह वाइस टैरिफ निकालते थे, लेकिन हमने वो डिफरेंस इक्वेशन के फॉर्मेट में अगर जाना है तो ये वाली पूरी टर्म उधर जाके माइनस की हो जाएगी, ये माइनस किया उधर जाके प्लस की हो जाएगी, इस साइड पे सिर्फ कांस्टेंट रहना चाहिए राइट साइड के। तो ये बन गया वाई टी माइनस एल्फा वन प्लस एल्फा वाई टी माइनस वन प्लस एल्फा गैमा, ये वाली टर्म प्लस की हो गई उधर जाके वाई टी माइनस टू इक्वल जी नोट, ये इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पे टी को फॉरवर्ड कर दो दो पीरियड आगे, आफ्टर शिफ्टिंग सबस्क्रिप्ट फॉरवर्ड बाय टू पीरियड। तो जो वाई टी है वाई टी प्लस टू बन गया माइनस जी सर। वन प्लस एल्फा वाई टी माइनस वन है, ये वाई टी प्लस वन हो गया प्लस एल्फा गैमा वाई टी माइनस टू है तो वाई टी हो गया इक्वल जी नोट। ये अब आ गई आपकी सेकंड ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन। सर हम इसकी डेरिवेशन याद होनी चाहिए। हाँ जी, ये खुद ही आपने बनानी है। जी सर। अब इसका पार्टिकुलर इंटेग्रल का क्या फार्मूला होता है बोला? सर वाई पी इज इक्वल टू सी ओवर वन प्लस ए वन प्लस ए टू, अगर ए इज इक्वल टू नॉट वन हो। शाबाश, वाई पी इक्वल टू सी ओवर वन प्लस ए वन प्लस ए टू। तो ये पीछे वाली इक्वेशन में ये ए वन है, ये ए टू है, ये सी है। समझ लग रही है बात? जी सर। ये सी। तो ये आपने वैल्यूज पुट कर देनी है इसमें, तो पार्टिकुलर इंटेग्रल बन गया आपका वाई पी इक्वल जी नॉट ओवर वन माइनस माइनस के साइन के साथ है ए वन वन प्लस एल्फा गैमा। ओके, जी सर। वाई पी इक्वल जी नॉट ओवर वन माइनस गैमा माइनस अल्फा गैमा प्लस अल्फा गैमा, तो ये दोनों कट गए, फाइनली वाई पी आ गया जी नॉट ओवर वन माइनस गैमा। ये पार्टिकुलर इंटेग्रल है विद स्टैटिक इक्विलिब्रियम। पार्टिकुलर इंटेग्रल विद स्टैटिक इक्विलिब्रियम, यही आपका इंटरटेम्पोरल इक्विलिब्रियम होता है। आल्सो इट इज इंटरटेम्पोरल इक्विलिब्रियम। तो इंटरटेम्पोरल इक्विलिब्रियम को वाई बार से डिनोट किया जाता है, जी नॉट ओवर वन माइनस गैमा। यहां तक लिख लें जल्दी से, फिर कॉम्प्लीमेंट्री भी आते हैं। वेयर वन ओवर वन माइनस गैमा, ये मल्टीप्लायर है आपका। क्वेश्चन में ये एमपीसी है, ये मल्टीप्लायर है। जी सर। अब आगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में केस वन क्या होता है बोला? रियल डिस्टिंक्ट रूट। व्हेन a1 का स्क्वायर ग्रेटर देन 4a2, फिर रियल डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं ना। अब Yes, sir. a1 तो ये है,
माइनस गैमा 1 प्लस अल्फा। तो इसका स्क्वायर ये हमने चेक करना है, ग्रेटर ऑफ 4 इंटू A2 है अल्फा गैमा। तो इसका जब स्क्वायर करेंगे माइनस का साइन खत्म हो जाएगा, गैमा स्क्वायर इंटू 1 प्लस अल्फा का स्क्वायर ग्रेटर देन 4 अल्फा गैमा। ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो रही है, दूसरी साइड पे जाके क्या होगी, डिवाइड हो जाएगी। 4 अल्फा गैमा ओवर 1 प्लस अल्फा का स्क्वायर। और ये स्क्वायर ये गैमा के साथ कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा ना, या यूं समझ लीजिए गैमा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर आके डिवाइड होगा, तो ये स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। समझे बात? जी सर। तो ये आपके पास फाइनली ये बन गया, गैमा जब ग्रेटर हो 4 अल्फा ओवर 1 प्लस अल्फा का स्क्वायर, तो आपने समझ आना है कि मामला गड़बड़ है, मतलब रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो इसमें फिर आपको B1 और B2 ये दोनों निकालने पड़ेंगे। रिपीटेड रूट्स। तो इसमें जब गैमा आपका इक्वल हो जाए 4 अल्फा ओवर 1 प्लस अल्फा का स्क्वायर, तो रूट्स आर, बल्कि साथ ही मैं ना इधर केस 3 भी लिखवा देता हूँ। केस 3 कॉम्प्लेक्स, इधर है रिपीटेड। इसमें है गैमा जिस वक्त इक्वल हो जाए 4 अल्फा ओवर 1 प्लस अल्फा का स्क्वायर, तो रूट्स रिपीटेड इसमें लेस देन हो जाए 4 अल्फा ओवर 1 प्लस अल्फा का स्क्वायर। जल्दी करें जी, मैं मिटाने लगा हूं सारा कुछ। ओके, जी सर लिखूंगा। करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बेसिकली वो सेकंड ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन को देख के बनेगी, वो आपकी आ गई बी स्क्वायर माइनस गैमा इंटू 1 प्लस अल्फा बी प्लस अल्फा गैमा 0। तो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन होमोजेनियस होती है ना? जी सर इक्वल टू 0 होता है। हाँ, करेक्टरिस्टिक रूल्स। करेक्टरिस्टिक रूल्स B1 B2 लिखते हैं ये, जिसमें आप B1 B2 की वैल्यू इस तरह से निकालेंगे कि A1 किसके इक्वल है, माइनस गैमा 1 प्लस अल्फा, तो माइनस A1 इक्वल हो गया गैमा इंटू 1 प्लस अल्फा प्लस माइनस 4A2 A1 स्क्वायर था गैमा स्क्वायर इंटू 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर 1 प्लस अल्फा का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा गैमा डिवाइडेड बाय 2। वी नो दैट B1 प्लस B2 इक्वल है माइनस A1, सो B1 प्लस B2 हो गया गैमा इंटू 1 प्लस अल्फा की। इसके साथ साथ B1 B2 ये इक्वल होता है A2 के, सो B1 B2 ये इक्वल हो गया अल्फा गैमा के। दो बातें। और तीसरी बात 1 माइनस बी 1 1 माइनस B2 ये इनको अगर आपस में आप मल्टीप्लाई करें ये बनता है 1 माइनस B2 माइनस B1 प्लस B1 B2। तो इनमें माइनस का साइन कॉमन ले लें इन दोनों में, तो ये बन जाता है 1 माइनस B1 इंटू 1 माइनस B2 इक्वल हुआ 1 माइनस B1 प्लस B2 प्लस B1 B2। इसकी जगह पे इसकी वैल्यू पुट करें, इसकी जगह पे इसकी वैल्यू 1 माइनस B1 1 माइनस B2 ये इक्वल हो जाएगा 1 माइनस गैमा इंटू 1 प्लस अल्फा
प्लस अल्फा गैमा इसी के इक्वल होगा। समझ लग रही है बात? वन माइनस गैमा माइनस अल्फा गैमा प्लस अल्फा गैमा, इनको मल्टीप्लाई किया तो ये बना, और एंड वाला अल्फा गैमा ये आ गया। अब कटिंग जिस चीज की हो रही है वो कर दो, ये अल्फा गैमा इससे कट गया, तो फाइनली क्या बचा जी हमारे पास? फाइनली ये बचा कि वन माइनस बी वन, वन माइनस बी टू, ये इक्वल है वन माइनस गैमा के। ओके, अब नेचर ऑफ टाइम पाथ ये जरा ध्यान से नोट कर लें। द नेचर ऑफ टाइम पाथ, पहली कंडीशन रिपीटेड रूट की कन्वर्जेंसी की, ध्यान से नोट कर लें। B2 वो लेस देन हो B1 के, और B1 B2 ये दोनों ही लेस देन हो 1 के बट ग्रेटर देन हो 0 के, तो टाइम पाथ इज कन्वर्जेंट। ये 1C का मतलब ये पहली कंडीशन कन्वर्जेंसी की, तो मैं आगे लिख नहीं रहा कन्वर्जेंट, तो पहली कंडीशन डाइवर्जेंट के लिए वो ये होगी कि B2 वो लेस देन हो B1 के, लेकिन B1 B2 ये दोनों ही 1 से ग्रेटर होने चाहिए, तो इसका मतलब है टाइम पाथ डाइवर्जेंट होगा। अब दूसरी जो रिपीटेड की कंडीशन है उसमें कन्वर्जेंसी कैसे चेक करेंगे? उसमें आपने बी को देखना है, बी अगर आपका 1 से छोटा 0 से बड़ा है तो कन्वर्जेंट, अदरवाइज अगर बी आपका ग्रेटर देन 1 हो गया तो डाइवर्जेंट। समझ लग गई बात? जी सर। इसी तरह तीसरी कंडीशन कॉम्प्लेक्स में कन्वर्जेंसी चेक करने के लिए उसमें आर को देखा जाता है। आर अगर आपका लेस देन 1 हो गया तो कन्वर्जेंट, और तीसरी में डाइवर्जेंट जिस वक्त आर आपका ग्रेटर देन 1 हो गया। तो अगर नहीं समझ लगी तो ये लें, डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स, उसके लिए ये, रिपीटेड के लिए ये, कॉम्प्लेक्स के लिए ये। ठीक है जी, एंड आर इक्वल टू 1 हो गया तो ये यूनिफॉर्म। इधर दूसरी में बी इक्वल टू 1 हो गया तो यूनिफॉर्म। इतना ही याद रखें। और सिमिलरली इफ अल्फा गैमा लेस देन 1 हो जाए, नॉन ऑसिलेटरी, नॉन फ्लक्चुएशन, ये दोनों इन डिस्टिंक्ट एंड रिपीटेड रूट्स, दोनों के लिए ये कंडीशन है। कॉम्प्लेक्स के लिए क्या है जी? अल्फा गैमा जब लेस देन 1 हो जाए और अल्फा गैमा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाए विद स्टेप फ्लक्चुएशंस, इन कॉम्प्लेक्स रूट्स। सर ये क्या लिखा है विद स्टेप्ड फ्लक्चुएशन। अब अगर कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं उनमें आपने ओसिलेटरी नॉन फ्लक्चुएशन ये नहीं लिखना, उनमें आपने लिखना है स्टेप फ्लक्चुएशन। ठीक है? ओके। हाँ, अगर आपके पहले दोनों केसेस हैं उनमें आप नॉन ओसिलेटरी नॉन फ्लक्चुएशन इस तरह का लिख सकती है।
उनमें स्टेप फ्लक्चुएशन नहीं होती। Okay. मिटा दूं जी? अभी जल्दी से एग्जांपल कुछ करेंगे न्यूमेरिकल, फिर जी। क्लियर होगी बात। लिख लिया यहाँ तक? जी सर। एग्जांपल 1 लिखें जी। एक्सीलरेटर ये गिवन है 0.8 एंड एमपीसी ये गिवन है 0.7। करें जी स्टार्ट? जी सर। सॉल्यूशन। एक्सीलरेटर ये बोलते हैं अल्फा को, अल्फा आपका गिवन है 0.8 एंड एमपीसी बोलते हैं गैमा को, गैमा है आपका 0.7। तो आपने इसके नेचर ऑफ टाइम पाथ बताना है। अल्फा ये है, गैमा ये है। सबसे पहले आपने 4 अल्फा आवर 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, इसकी वैल्यू चेक कर लेनी है। क्या आ रही है? 4 इंटू 0.8 आवर 1 प्लस 0.8 का स्क्वायर। जल्दी से सोल्व करें इसको और मुझे बताएं, बल्कि 2.22 आ रहा है आंसर, ये चेक कर लें जरा। भाई जल्दी करें, टाइम खत्म हो रहा है। 2.22 ही आ रहा है, और इसको गैमा के साथ कंपेयर कर लें। गैमा से ग्रेटर आ रहा है आंसर के छोटा आ रहा है? भाई मीटिंग बंद कर दूं? टाइम, काम करने का मूड नहीं हो रहा, थक गया तो बता दें। सर मैं कर रही हूँ, मैं कैलकुलेटर उसको छोड़ दो, अब टाइम नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि मीटिंग का टाइम खत्म हो रहा है, काम कंप्लीट करवाना है मैंने। ये गैमा देखें, अच्छा कर। गैमा से ये जी। नीचे वाला आंसर बड़ा है कि छोटा है? उसका छोटा है गैमा का। अच्छा, अब गैमा आपका लेस देन हो गया 4 अल्फा ओवर 1 प्लस अल्फा का स्क्वायर। भाई 0.7 लेस ही होता है ना जी 2.22 जी के, सर। तो रूट्स कॉम्प्लेक्स हो गए। जी। वी नो दैट। कॉम्प्लेक्स में आर फाइंड किया जाता है। आर इक्वल है A2 का स्क्वायर रूट, और आर इक्वल है अल्फा गैमा का स्क्वायर रूट। A2 अल्फा गैमा का इक्वल होता है, तो आर आ गया 0.8 इंटू 0.7 इसका स्क्वायर रूट। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट लिया, तो आर आ गया 0.748। तो आर का आंसर हमने चेक कर लेना, ग्रेटर देन 1 है कि लेस देन 1 है। तो यहाँ पे आर आपका लेस देन 1 है, आर जी सर। इज लेस देन 1। तो आर जब लेस देन 1 होगा, तो इसका मतलब कि आपका अल्फा गैमा वो लेस देन 1 है। तो आगे फिर आप लिख लें टाइम पास क्या बना इसका। इन कॉम्प्लेक्स रूट्स व्हेन आर इज लेस देन 1, the time path is convergent, stepped fluctuations or damped stepped fluctuations। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। इसी तरह एग्जाम्पल 2 ये आपने खुद करनी है, होमवर्क। एग्जाम्पल नंबर 2 करनी है आपने, और साथ ही एक्सरसाइज नंबर 18.2 ये आपको मिलेगी पेज नंबर 581 पे। इसका जैसे कौन कौन सा क्वेश्चन करना वो भी बता दें। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करना है, डिस्कस करें। उसके बाद शोर थ्योरम, वो लास्ट टॉपिक है, फिर चैप्टर टाइम टाइम फिश हो जाएगा। तो हेडिंग दे दे जी, हायर ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन की सब लोग। जनरल इसकी अगर फॉर्म की बात की जाए तो वो बनती है, सेकंड ऑर्डर वाई टी प्लस 2 से स्टार्ट होती है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस वाई टी प्लस 1 से स्टार्ट होती है, थर्ड ऑर्डर वाई टी प्लस 3 से स्टार्ट होती है। तो हायर ऑर्डर
वाई टी प्लस एन से स्टार्ट होनी चाहिए ना, जी सर। तो ये आपने याद रखना है वाई टी प्लस एन। अगली टर्म क्या होती है, ये देखें वाई टी प्लस टू, उसमें अगली टर्म क्या होती है, ए वन वाई टी प्लस वन, यही होती है ना। वाई का एक पीरियड लैग होता जाता है, प्रीवियस होता जाता है, तो इसी तरह यहाँ पे प्लस ए वन वाई टी प्लस एन माइनस वन, समझ लगी बात, प्लस सो ऑन ए एन माइनस वन वाई टी प्लस वन प्लस ए एन वाई टी इक्वल टू सी। ये इसकी जनरल इक्वेशन हो गई, और इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अगर निकालेंगे तो वो बनेगी वाई टी प्लस एन है तो बी एन प्लस ए वन बी एन माइनस वन प्लस सो ऑन प्लस ए एन माइनस वन बी प्लस ए एन इक्वल टू जीरो। जी सर, लिख लिया। एग्जाम्पल 3, फाइंड द जनरल सोल्यूशन। तो द डिफरेंस इक्वेशन आ गई है, जिसे वाई टी प्लस थ्री से स्टार्ट करेंगे, माइनस सेवन ओवर एट वाई टी प्लस टू प्लस वन ओवर एट वाई टी प्लस वन प्लस वन ओवर 32 वाई टी इक्वल 9। सोल्यूशन A1 क्या है जी इसमें, सर 1/8। माइनस सेवन ओवर एट, होते नजर आ रहे हैं, ये A1 है। जी सर। A2 क्या हुआ, वन ओवर एट। A3 क्या हुआ, वन ओवर 32। C क्या हुआ, 9। तो पार्टिकुलर इंटेग्रल क्या हुआ, वो होता है, हाँ जी, पार्टिकुलर इंटेग्रल पी लिखेंगे कि वाई पी लिखेंगे, सर YP लिखेंगे। शाबाश। C ओवर वन प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3, ये पार्टिकुलर इंटेग्रल है, क्योंकि A1 प्लस A2 प्लस A3 इन तीनों का समेशन नॉट इक्वल टू माइनस वन है, इसलिए ये फार्मूला लगेगा, समझे बात। जी सर। तो इसमें वैल्यूज पुट की, वाई पी इक्वल 9 ओवर वन माइनस सेवन ओवर एट प्लस वन ओवर एट प्लस वन ओवर 32। इसे सोल्व करें जरा, इन तीनों को सोल्व करें, वन, सर 2 मिनट में सॉल्व करती हूँ। करो जी, नीचे वाले का कंप्लीट आंसर फाइनल बता दें। देखिए ना, ये करके दिखाओ तो फिर ये करके दिखाओ, जब देखो नीचे वाले का एलसीएम 32 आ गया, जी। अब ये 32 इस वन से मल्टीप्लाई होगा, इधर आ गया 30 32 माइनस माइनस 4 इस सेवन से मल्टीप्लाई होगा 28 28 प्लस 4 प्लस वन प्लस वाई पी 9 ओवर मैंने 32 माइनस 28 4 4 प्लस 4 प्लस 4 8 8 प्लस 1 9 9 ओवर 32 9 ओवर 32, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 ओवर 9 हो जाएगा, जी सर। तो 9 9 से कैंसिल, जी वाई पी इक्वल 32, तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम आ गया। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये देखें, सही लिखी है मैंने, हाँ जी। हाँ ये लिखी हुई है मैंने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब ये एक क्यूबिक इक्वेशन है,
जी सर। क्यूबिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो बी के 3 आंसर निकलेंगे। जी, दो तो फिर 2 निकलेंगे, हाँ अगर जी 3 हाँ होंगे जी, तो तो फिर 3। अब यहाँ पे 3 क्यूबिक इक्वेशन सोल्व करने का तरीका आता है किसी को? नहीं सर। सिंथेटिक नहीं डिवीजन सर। मैंने एक दफा का जिक्र कहा था कि वो देख लीजिएगा, तो वो आपका काम आसान हो जाएगा। मैं वैसे यहाँ पे देसी तरीके से करवा देता हूँ। सबसे पहले ना आपने बी की जगह पे डिफरेंट वैल्यूज पुट करके चेक करना है ये जीरो किससे बनती है। 1 पुट करें -1, 2 -2, 3 -3, किसी ना किसी से ये जीरो बन जाती है। समझे बात? जी अब सर। ये फ्रैक्शन वो वाला क्वेश्चन है, फ्रैक्शन वाले को 1/2 -1/2 इस तरह की वैल्यूज भी पुट करके चेक कर लेना चाहिए। तो मैं सबसे पहले पुट कर रहा हूँ b इक्वल 1/2, तो ये बन गया 1/2 का क्यूब -7/8 8 1/2 प्लस 1/32। इसको सारे को सोल्व करें, जल्दी से बताएं ये इक्वल टू 0 बनता है कि नहीं। सर इसमें 1/2 क्यों पुट किया? बारी बारी में वही तो बता रहा हूँ कि आपने 1/2 पुट करना है, देखना 0 बन रहा है कि नहीं, फिर -1/2, फिर 1/4, फिर -1/4, फिर 1 पुट करके चेक करें, फिर सर -1 2 पूछे -2। कि 1/2 ही क्यों किया है वो? वो लाले वही तो गल मैं समझा रहा मैं, दोबारा सुन लो। बारी बारी आपने डिफरेंट वैल्यूज पुट करनी है। 1/2 पुट करना है, -1/2 करना है, 1 करना है, -1 करना है, 2 करना है, -2 करना है, किसी ना किसी वैल्यू से तो स्टार्ट करना है ना। आपकी मर्जी है, आप इस ये पुट करके चेक कर लें इसे 0 बनता है कि नहीं, ये पुट करके चेक कर लें, किसी ना किसी से तो 0 बनेगा। अच्छा, तो वो अंदाजे से आपने देखा। अंदाजन तो मैंने 1/2 से स्टार्ट कर लिया। कुछ इक्वेशंस होती हैं वो फ्रैक्शन में नहीं होती, मसलन वो आपके पास बी क्यूब प्लस -3b² प्लस 4b प्लस 5 इक्वल 0, इस तरह की तो बन इक्वेशन जब जाएगा। है ना, तो इसमें आपने फ्रैक्शन वाली वैल्यूज नहीं पुट करनी, इसमें सीधा 1 -1 2 -2 3 -3 ये वैल्यूज पुट करें। इनमें तो काम आसान होता है, वो 0 बन जाता है किसी ना किसी से। लेकिन ये वाले जो फ्रैक्शन वाले हैं इसमें 1/2 1/4 इस तरह की वैल्यूज भी पुट करके चेक करनी चाहिए। समझे बात? जी सर, सॉरी। सर ये 0 ही आएगा। बन गया 0 जी, बन गया। सो फर्स्ट रूट इज 1/2 और b -1/2 इक्वल 0। ये b इक्वल 1/2 से इस तरह लिखा जा सकता है ना। जी। अब मैं लगाऊं लॉन्ग डिवीजन करने, तो बाहर रखूंगा b -1/2, अंदर रखूंगा ये वाली इक्वेशन और इसे कर दूंगा सोल्व। तो ये आ गया जी b -1/2 b क्यूब -7/8 b² प्लस 1/8 b प्लस 1/32। अब ये किससे मल्टीप्लाई करूं इस b को कि b क्यूब बन जाए? 20 कैसे? b², ये बन गया b क्यूब, और अब ये -1/2 को भी b² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जी सर। -1/2 b², साइन चेंज, ये b क्यूब इसे कैंसिल। इन दोनों को सोल्व करें, जरा बताएं जल्दी से क्या आ रहा है। -7/8 प्लस 1/2, सर -3/8। -3/8, शाबाश। b² प्लस, कुछ भी नजर नहीं। अच्छा जी, तो ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन बच गया, बन गया। अब इस b को किससे मल्टीप्लाई करें कि -3/8 b² बने? -3/8 B से मल्टीप्लाई करेंगे। वेरी गुड, -3/8 b, तो ये बन जाएगा -3/8 b²। आगे क्या बनेगा? 1/2 को भी -3/8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो हाँ, प्लस 3/16, वेरी गुड, प्लस 3/16 b प्लस 1/32। नीचे वाली वैल्यूज के साइन चेंज, ये दोनों कट गए। अब 1/8 -3/16 इसे सोल्व करें। सर -1/16। तो -1/16 20 b, बल्कि स्क्वायर नहीं, प्लस 1/32। अब -1/16 b बनाना है, किससे मल्टीप्लाई करें इसको? सर इसको -1/16 से मल्टीप्लाई करेंगे। -1/16 से ही करेंगे। -1/16 b प्लस आगे 1/32 बन गया, जी सर, प्लस 1/32। 16 2 का माइनस ये दोनों कैंसिल,
और ये हमारा हो गया काम खत्म। ऊपर ये एक्सप्रेशन बच गया, इसको आपने नोट कर लेना है। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। मैं पीछे वाला ये काम मिटा रहा हूँ। मेरे पास जो पहला रूट निकला ना उसे B1 कह दे, B1 -1/2, ये एक तो निकल आया हुआ है। अब दूसरा, सर उसको इक्वल टू 1/2 भी कर सकते हैं। हाँ जी कर सकते हैं। B² -3/8 B -1/16 इक्वल 0, ये बन गया ना। अब ये इस इक्वेशन को हमने B² -3/8 B -1/16 इक्वल टू 0 इसे सोल्व करना है। तो इसे सोल्व करने के आपके पास फार्मूला मेथड भी है, फैक्टराइजेशन भी है। तो मैं इसे कर रहा हूँ कंप्लीटिंग स्केयर से। फ्रैक्शन वाला मैं जरा कंप्लीटिंग स्केयर से ही सर कंफर्टेबल वो है। मुश्किल नहीं हो जाएगा? आप जिस मर्जी मेथड से कर लें, मुझे तो आप करने देना इसे। तो कंप्लीटिंग स्केयर में ये B² पहला एज इट आ गया, उसके बाद -3/8 B ये भी एज इट आ गया, और ये -1/16 उधर जाके हो गया प्लस का। पहला स्टेप तो हो गया ये। उसके बाद क्या करना है कि जो इसका B का कोफिशिएंट है 3/8, इसको 2 पे डिवाइड करना है। इसका हाफ किया, ये बन जाएगा स्क्रीन 3। जब एंड पे करेंगे ना तो थोड़ा टाइम दे दीजिएगा लिखने के लिए। ये अच्छा जी, रुकी हुई है स्क्रीन। अभी भी रुकी सर है। इसको जी सर। -3/8 अच्छा जी, B को कंप्लीटिंग स्केयर का मेथड मैं बताने लगा हूं, ध्यान से सुन लें। ये B का जो कोफिशिएंट है ना, इसको 2 पे डिवाइड किया जाता है। तो जो भी आंसर आए उसका स्केयर ले लिया जाता है। मतलब -3/8 इसको डिवाइड किया 2 पे, तो ये बन सर गया इसको 2 की वैल्यूज भी लाई जा सकती है। 2B इक्वल टू -3/8 करेंगे तो हमें पता चल जाएगा हमने क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। हाँ जी, उस तरह भी कर सकते हैं आप, बिल्कुल ठीक है। तो ये -3/16 इसका होल का स्केयर दोनों तरफ ऐड करना है आपने। तो ये बन गया जी B² -3/8 B प्लस 3/16 होल का स्केयर इक्वल 1/16 प्लस 3/16 होल का स्केयर। तो ये 3/16 दोनों तरफ ऐड कर लिया। इसका जो भी कोफिशिएंट होता है ना B का, उसको 2 पे डिवाइड करके उसका स्केयर दोनों तरफ ऐड किया जाता है। अब ये वाली जो वैल्यू है, ये A² + B² + 2AB बन रहा है। तो ये किसका होल का स्केयर बन रहा है? ये बन रहा है जी B -3/16 होल का स्केयर। आगे इस एक्सप्रेशन दोनों को सोल्व कर लें तो इसका आंसर आ जाएगा जी 5² / 16 का स्केयर। ये आप चेक कर लीजिएगा, यही बनेगा। समझे बात? ये मैंने स्केयर में इसलिए लिख लिया है क्योंकि इधर भी स्केयर है। टेकिंग स्केयर ऑन स्केयर रूट ऑन बोथ साइड लूंगा तो स्केयर स्केयर कैंसिल हो जाएंगे। ओके, वैसे 25/256 आएगा ना, तो उसको मैंने 5 का स्केयर ओवर 16 का स्केयर लिख लिया है। बात समझ लग रही है कि कोई नहीं? जी सर समझ आ रही है। ठीक है। अब स्क्रीन अभी नजर आई तो भी दिखा देने दीजिएगा। अच्छा जी, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो ये बन गया जी B -3/16 इक्वल स्केयर रूट का असूल ये है कि प्लस माइनस का साइन लग जाता है। 5/16 हो गया, तो B इक्वल 3/16 प्लस माइनस 5/16। सर ये मेथड ये दी अगर 16 को सारी नंबर से मल्टीप्लाई कर दे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कई मेथड है ना, मैं वही कह रहा हूँ। अब अगली दफा मैं ये क्वेश्चन करवाऊंगा किसी दूसरे मेथड से करूंगा। आपको जो सा समझ आता है मौके की मुनासबत से आप लगा दें। जी सर मैंने दूसरा मेथड लगाया है तो उसका B का आंसर -1/2 और +1/2 आ रहा है। एक आ गया 3/16 -5/16 आ जाएगा एक का। दूसरा मेथड वैसे शॉर्ट हो जाएगा, ये लंबा ही हो गया। इनको सोल्व कर लें। एक B क्या आया जी? सर ये आएगा 1/8 आएगा -1 का, -1/8 और एक का 1/2 आएगा। -1/8 और एक आ गया 1/2। बिल्कुल ठीक है। तो एक को B2 कह दें, एक को B3 कह दें, तीनों B निकल आए। क्या ख्याल है? जी ये रूट्स आपने निकाल लिए हैं। तो B1 हमारे पास आ गया 1/2, B2 आ गया -1/8। यहाँ तरतीब लगा लेते हैं। B2 इक्वल टू 1/2 कर लें और B3 इक्वल टू -1/8।
ये दो रिपीटेड हो गए ना, इन पे रिपीटेड वाला वो आप लगा देंगे कॉम्प्लीमेंट्री। और अभी वो भी करना है। ले पहले तो सिर्फ रूट्स निकले ने, इसको B2 मैं कह रहा हूँ, इसको B3 कह रहा हूँ। जल्दी से लिख लो। है हाँ जी, सेकंड रात सवाल करने जाता है ऑन करती हूँ। बस ये हायर ऑर्डर वाला वो सिंथेटिक डिवीजन देख लें, बहुत जरा शॉर्ट है। मिटा दो जी, ये लिख लिया सारा तो। सर सिंथेटिक डिवीजन में भी इसी तरह सवाल करते हैं। नहीं उसमें वही तो है जरा छोटा काम है, इससे काम है, रूट्स जल्दी निकल आते हैं। सर, ऐसे ही है अच्छा जी, ये वही है। आगे समझ भी लिखेंगे आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। इसमें आपने यही बताना है कि दो रूट्स तो आपके निकले हैं रिपीटेड, सिंस टू रूट्स आर रिपीटेड, बुलंदी नहीं है सो सर, कॉम्प्लीमेंट्री ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका आंसर बाई सी इक्वल A1 B1 की पावर T प्लस A2T B2 की पावर T प्लस A3 B3 की पावर T। ये दो में कॉम्प्लीमेंट्री वाला आपने लगा दिया, और उसके बाद अगला आपने वो रियल एंड डिस्टिंक्ट वाला लगा दिया, इन दो में रिपीटेड वाला लगा दिया। तो वैल्यूज इस वक्त पुट की हमने, YC आपका बन गया A1 1/2 की पावर T प्लस A2T 1/2 की पावर T प्लस A3 दोबारा दो। माइनस 1/8 पावर T। ये कॉम्प्लीमेंट्री आ गया। आगे जनरल सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन में क्या करेंगे भला? YT इक्वल सर बाई पी और बाई YP, शाबाश। तो YT से डिनोट किया जाता है जनरल सोल्यूशन को, YC आ गया A1 1/2 की पावर T प्लस A2T इंटू 1/2 की पावर T प्लस A3 माइनस 1/8 की पावर T प्लस 32 निकला था पार्टिकुलर। जी सर। तो जल्दी से अब इसका टाइम पाथ बता दें। इसका डेफिनेटाइज सोल्यूशन नहीं वो पूछेगा, अगर डेफिनेटाइज आ गया तो वो बड़ा लंबा काम हो जाएगा, तो मरे समझो अपने आप में, तो वो पूछेगा भी नहीं वैसे। टाइम पाथ तमाम तीनों रूट्स लेस देन 1 है ना? जी सर, ऑल 3 रूट्स आर लेस देन 1, तो इसका मतलब है टाइम पाथ कन्वर्जेंट है, सो टाइम पाथ इज कन्वर्जेंट टू द स्टेशनरी इक्विलिब्रियम। ले जी आंसर है स्टेशनरी इक्विलिब्रियम, जो कि 32 है, उस इक्विलिब्रियम की तरफ कन्वर्ज हो रहा है आपका टाइम पाथ। आगे होमवर्क लिख लें जल्दी से, एक्सरसाइज 18.4 क्वेश्चन नंबर 5। सर ये इम्पोर्टेंट है, अगर टाइम हाँ पास जी, एंड पे ना लिखे तो कितने मार्क्स करते हैं? बाज़ औक़ात वो पूछता ही सिर्फ टाइम पाथ है, हायर ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन देके कहता है इसका टाइम पाथ बताएं, तो वो तो सारा काम करना पड़ेगा आपको। अच्छा एक्सरसाइज 18.4 क्वेश्चन नंबर 5, ये कंप्लीट करके आना है इसके सारे पार्ट।